हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से शेरलॉक होम्स की सस्पेंस थ्रिलर वाली कहानी लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको कहानी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर से लाइक और शेयर करना मत भूलिए। पिछले साल के पतझड़ की बात है। मैं अपने दोस्त मशहूर जासूस शेरलॉक होम्स से मिलने गया। जैसे ही मैंने कमरे में कदम रखा, मैंने देखा कि होम्स किसी गहरी बातचीत में मशगूल था। उसके सामने बैठे थे एक बुजुर्ग, मोटे गोल चेहरे वाले सज्जन, जिनकी सबसे खास पहचान थी उनके आग जैसे लाल बाल। मैंने सोचा शायद मैं बीच में आ गया हूँ, इसलिए माफ़ी मांगकर वापस लौटने ही वाला था कि अचानक होम्स ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे कमरे में खींच लिया और पीछे से दरवाज़ा बंद कर दिया। वो मुस्कुराया और बोला, वाटसन, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। मैंने हैरानी से कहा, लेकिन मुझे लगा आप व्यस्त हैं। होम्स ने संयत आवाज़ में जवाब दिया, हाँ बिल्कुल व्यस्त हूँ, और बहुत ज़्यादा। मैंने कहा, तो फिर मैं दूसरे कमरे में इंतज़ार कर लेता हूँ। लेकिन होम्स ने तुरंत कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सज्जन मिस्टर विल्सन एक बेहद अजीब और दिलचस्प मामले को लेकर आए हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम भी मेरी तरह रुचि लोगे। मोटे लाल बालों वाले सज्जन कुर्सी से थोड़ा उठे, हल्का सा सिर झुकाकर मुझे अभिवादन किया और फिर दोबारा बैठ गए। होम्स ने मुझे सोफे पर बैठने का इशारा किया और खुद अपनी कुर्सी में ढीले होकर बैठ गया, उंगलियों के सिरे एक दूसरे से मिलाते हुए, ठीक उसी तरह जैसा वो करता है जब उसका दिमाग किसी गहरी जांच में डूबा होता है। उसने मेरी ओर देखते हुए कहा, वाटसन, तुम जानते हो कि मुझे ज़िंदगी की अनोखी, अजीब और अकल्पनीय घटनाएं बेहद पसंद हैं, और तुमने हमेशा उत्साह के साथ मेरे इन रहस्यमयी मामलों को लिखा है। मैं मुस्कुराया और कहा, होम्स, आपके हर केस में कुछ न कुछ अद्भुत और रोमांचक जरूर होता है। वो आगे बोला, याद है कुछ दिन पहले मैंने कहा था कि सबसे विचित्र घटनाएं हमारे दिमाग की कल्पना में नहीं बल्कि असली ज़िंदगी में मिलती हैं। मैंने हल्के अंदाज में कहा, मुझे याद है, और मैंने उस पर शक भी किया था। होम्स मुस्कुराया, हाँ, और अब ये मामला तुम्हारी उस शंका को पूरी तरह मिटा देगा। वो आगे झुककर बोला, यह कहानी शायद उन सबसे अनोखी कहानियों में से एक होगी जो मैंने अब तक सुनी है। इतना कहकर उसने मिस्टर विल्सन की ओर देखा और बोला, अगर आप कृपा करें तो अपनी कहानी फिर से शुरू कीजिए। मैं हर छोटी से छोटी बात सुनना चाहता हूँ। मिस्टर विल्सन गर्व से सीधे बैठे, छाती फुलाई और अपनी कोट की जेब से एक पुराना मुड़ा तुड़ा अखबार बाहर निकाला, और उसी पर मुझे एहसास हुआ, यह मामला साधारण नहीं है, इसमें कोई राज है, एक गहरा रहस्य। शेरलॉक होम्स आगे बोला, मिस्टर जेबेज विल्सन आज सुबह मेरे पास आए हैं, और जो कहानी इन्होंने शुरू की है वह शायद उन सबसे अलग और अनोखी घटनाओं में से एक है जो मैंने बहुत समय बाद सुनी है। तुम जानते हो वाटसन, अजीब और अनोखे मामले हमेशा बड़े अपराधों से नहीं आते। कई बार छोटे से छोटा मामला भी इतना विचित्र होता है कि समझना मुश्किल हो जाता है कि असल में कोई अपराध हुआ भी है या नहीं। होम्स ने एक गहरी सांस ली और फिर बोला, अब तक जो मैंने सुना है उससे ये तो तय है कि यह मामला साधारण नहीं अपराध है या नहीं, यह कहना अभी मुश्किल है, लेकिन घटनाओं की यह श्रृंखला निश्चित रूप से असाधारण है। तो मिस्टर विल्सन, कृपया अपनी कहानी एक बार फिर से शुरू कीजिए, न सिर्फ इसलिए कि मेरे मित्र डॉक्टर वाटसन शुरुआत नहीं सुन पाए, बल्कि इसलिए भी कि इस कहानी की प्रकृति इतनी अजीब है कि मैं इसका हर एक एक विवरण आपकी जुबानी ही सुनना चाहता हूँ। आमतौर पर थोड़ी सी जानकारी मुझे रास्ता दिखाने के लिए काफ़ी होती है, क्योंकि मेरे दिमाग में ऐसे हजारों मामलों की यादें हैं, लेकिन इस बार मुझे मानना पड़ेगा यह मामला यूनिक है। इतना कहकर होम्स चुप हो गया। मिस्टर विल्सन ने गर्व से अपनी छाती फुलाई और अपने पुराने सिकुड़े हुए कोट की जेब में हाथ डाला। उन्होंने एक मुड़ा तुड़ा अखबार निकाला और उसे घुटने पर फैलाते हुए ध्यान से विज्ञापन वाले कॉलम को देखने लगे। मैंने इस मौके का फ़ायदा उठाया और होम्स की तरफ कोशिश की कि उनके कपड़ों और व्यक्तित्व से कुछ अंदाज़ा लगा सकूं, लेकिन सच कहूं मेरी कोशिश बेकार गई। वो बिल्कुल साधारण ब्रिटिश दुकानदार जैसे दिख रहे थे, मोटे, भारी और धीमे स्वभाव के।
उन्होंने ढीली ढाली ग्रे चेक पैंट पहनी थी, काला कोट जो साफ भी नहीं था और आगे से खुला हुआ था। उसके नीचे भूरे रंग की पुरानी वेस्ट कोट और उस पर भारी पीतल की अल्बर्ट चेन। सिरहाने एक घिसी हुई टोपी पड़ी थी और उसके साथ एक भूरा ओवरकोट जिसका मखमली कॉलर झुर्रियों से भरा था। उनमें कोई खास बात नहीं थी सिवाय एक चीज़ के, उनके चमकदार जलते से लाल बाल और उनके चेहरे पर निराशा की एक गहरी थकी हुई छाप। मैं अभी उन्हें देख ही रहा था कि होम्स ने धीरे से मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, जैसे मेरी अधूरी कोशिश पड़ चुका हो। वह बोला, वाटसन, जो स्पष्ट है उससे आगे तुम कुछ नहीं देख रहे। इस आदमी ने कभी हाथों से भारी काम किया है, यह सूंघने वाला तंबाकू लेता है, यह फ्रीमेसन समाज का सदस्य है, यह चीन जा चुका है और हाल ही में इसने काफ़ी लेखन भी किया है। इसके अलावा और कुछ नहीं। मिस्टर विल्सन कुर्सी पर उछल से पड़े, अखबार हाथ में लिया, लेकिन नज़रें होम्स पर टिकी रहीं। वो हैरानी से बोले, भगवान की कसम, आप ये सब कैसे जानते हैं मिस्टर होम्स? मसलन मैंने हाथों से काम किया, ये बिल्कुल सच है। मैंने शुरुआत एक जहाज़ पर बढ़ई के रूप में की थी। होम्स ने शांति से जवाब दिया, आपका हाथ, आपका दायां हाथ बाएं हाथ से बड़ा है। उसकी मांसपेशियां देहाती और उपयोग से मजबूत हुई हैं। विल्सन ने घबराकर पूछा, ठीक है, लेकिन तंबाकू और फ्रीमेसन वाली बात? होम्स मुस्कुराया, वो बताना आपके लिए अपमान होगा, खास तौर पर क्योंकि अपने समाज के नियमों के विरुद्ध। आपने आज भी छाती पर आर्क एंड कंपास की पिन लगा रखी है। विल्सन शर्मिंदा होकर बोले, ओह हाँ, वो तो सही है, लेकिन लेखन, वह आपने कैसे जाना? बहुत सरल, होम्स बोला, आपकी दाईं कफ 5 इंच तक चमकदार है कलम पकड़ने की वजह से, और बाईं कोहनी पर वह घिसाव जो केवल तब होता है जब कोई व्यक्ति घंटों लिखते हुए उसे मेज पर टिकाए। विल्सन ने अविश्वास में आंखें चौड़ी कर लीं। और चीन? होम्स की आवाज़ धीमी मगर आत्मविश्वास से भरी थी। आपकी कलाई पर जो मछली का टैटू है उसकी गुलाबी परत सिर्फ चीन में बनाई जाती है, और आपकी घड़ी की चेन पर लटका चीनी सिक्का बाकी सब स्पष्ट कर देता है। विल्सन ने गहरी भारी हंसी छोड़ी। वाह, शुरुआत में लगा था कि आपने कोई जादू किया है, लेकिन अब दिख रहा है ये तो सब बहुत साधारण है। होम्स ने मजाकिया अंदाज में वाटसन की ओर देखते हुए कहा, देखा वाटसन, शायद मुझे अपने तर्क समझाने की गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लोगों के लिए जो समझ नहीं आता वही महान लगता है। मैंने पूछा, क्या आपको ये विज्ञापन मिल गया मिस्टर विल्सन? उन्होंने अखबार के पन्ने पर अपनी मोटी सी लाल उंगलियां रखकर कहा, हाँ हाँ मिल गया, यहाँ है वो सब जिसकी वजह से यह कहानी शुरू हुई। आप ही पढ़ लीजिए सर। मैंने अखबार उनसे लिया और पढ़ना शुरू किया। विज्ञापन में लिखा था, रेड हेडेड लिक के नाम, अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में रहने वाले स्वर्गीय इज़ेकिया हॉकिंस की वसीयत के अनुसार लीग में एक नया पद खाली है। इस पद पर नियुक्त व्यक्ति को सिर्फ औपचारिक कार्यों के बदले प्रति सप्ताह 4 पाउंड वेतन दिया जाएगा। कोई भी लाल बालों वाला, पूर्णतः स्वस्थ, मानसिक रूप से सक्षम और 21 वर्ष से अधिक आयु का पुरुष इस पद के लिए योग्य है। इच्छुक व्यक्ति सोमवार सुबह 11 बजे डंकन रॉस के लीग के दफ्तर 7 पोस्ट कोर्ट, फ्लिट स्ट्रीट में मिले। मैंने विज्ञापन 2 बार पढ़ा और हैरानी से कहा, आखिर इसका मतलब क्या है? होम्स हंस पड़े। कुर्सी पर बैठे बैठे उन्होंने हल्का सा उछाल दिया, जैसे यह बात उन्हें बेहद दिलचस्प लगी हो। उन्होंने कहा, काफ़ी हटकर है ना? अब मिस्टर विल्सन, शुरू से बताइए आपके बारे में, आपके घर के बारे में, और इस विज्ञापन ने आपकी ज़िंदगी पर क्या असर डाला? उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, और डॉक्टर, आप पहले तारीख और अखबार नोट कर लें। मैंने लिखा, द मॉर्निंग क्रॉनिकल 27 अप्रैल 1890, ठीक 2 महीने पहले। होम्स ने सिर हिलाया। बहुत बढ़िया, तो मिस्टर विल्सन? मिस्टर विल्सन ने रुमाल से माथा पोंछते हुए कहना शुरू किया, मिस्टर शर्लक होम्स, जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ, मेरी एक छोटी सी गिरवी रखने की दुकान है कोबर स्क्वायर के पास। काम बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन गुजारा हो जाता है। एक समय था जब मैं 2 सहायकों को रखता था, पर अब मुश्किल से एक। वो भी इसलिए काम करता है क्योंकि आधी तनख्वाह में काम सीखना चाहता है। होम्स ने पूछा, उस युवा का नाम? विंसेंट स्पॉल्डिंग। विल्सन बोले,
और वो उतना युवा भी नहीं, पर उससे बेहतर सहायक मुझे नहीं मिल सकता। वो चाहे तो कहीं और मुझसे 2 गुनी तनख्वाह पा सकता है, पर जब तक वो संतुष्ट है मैं क्यों उसे मौका बदलने की सलाह दूं? होम्स मुस्कुराए। वाकई इतनी कम तनख्वाह में इतना योग्य कर्मचारी मिलना असाधारण बात है। विल्सन ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ जोड़ा। हाँ, उसकी एक आदत परेशान करती है, फोटोग्राफी। कैमरा लेकर तस्वीरें खींचना, फिर खरगोश की तरह तहखाने में गायब होकर उन्हें विकसित करना। बाकी सब ठीक है, मेहनती है, ईमानदार है। होम्स ने पूछा, और वो अब भी आपके साथ है? जी हाँ, मेरे साथ बस वही और 14 साल की एक लड़की रहती है, जो खाना बनाती है और सफाई कर देती है। मैं विधुर हूँ, परिवार कोई नहीं। हम तीनों शांति से रहते हैं, कर्ज नहीं रखते, जितना कमाते हैं उसी में दिन कट जाता है। विल्सन आगे बोले, और फिर वही विज्ञापन सब बदल गया। स्पॉल्डिंग ठीक 8 हफ्ते पहले इसी अखबार के साथ दौड़ता हुआ आया और बोला, काश मिस्टर विल्सन, काश मेरे बाल लाल होते। मैंने पूछा, ऐसा क्यों? वो बोला, क्योंकि यह नौकरी मिल जाए तो आदमी की किस्मत बदल जाए। सुना है कि उम्मीदवार कम है और रकम ज़्यादा। अभी तो ट्रस्ट वालों को समझ नहीं आ रहा कि इस पैसे का करें क्या। वो फिर हंसा और बोला, अगर मेरे बाल लाल होते तो सोचिए कितना आसान होता ये मौका मेरी जेब में डालना। मैंने उससे पूछा, अच्छा तो यह लीग क्या है? क्योंकि सच कहूँ मैं बहुत घर में रहने वाला आदमी हूँ। दुकान वही है, घर वहीं, सप्ताह सप्ताह गुजर जाते हैं बिना दरवाजे की चटाई पार किए। बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है मुझे पता ही कहाँ होता है। इसलिए जब कोई खबर आती तो मैं उसे हमेशा बड़े चाव से सुनता। मैंने पूछा, क्या तुमने कभी रेड हेडेड लीग के बारे में नहीं सुना? उसने हैरानी से आंखें फैलाकर कहा। मैंने जवाब दिया, कभी नहीं। वो बोला, अजीब बात है, क्योंकि तुम खुद भी इस पद के लिए बिल्कुल योग्य हो। मैंने उत्सुकता से पूछा, और इसकी कीमत क्या है? वो मुस्कुराया, बहुत बड़ी नहीं, बस साल में कुछ 100 पाउंड। काम बिल्कुल हल्का सा है और तुम्हारे बाकी कामों में कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। ये सुनकर मेरे कान बिल्कुल चौकन्ने हो गए, क्योंकि सच कहूँ पिछले कुछ सालों से कारोबार कुछ खास नहीं चल रहा था और ये अतिरिक्त रकम मेरे लिए बहुत काम की हो सकती थी। मैंने तुरंत कहा, मुझे सब विस्तार से बताओ। उसने मुझे वही विज्ञापन दिखाया और बोला, आप तो खुद पढ़ ही चुके हैं, लीग में एक पद खाली है और यहाँ दफ्तर का पता दिया हुआ है। जहाँ तक मैंने सुना है यह लीग एक अमेरिकी करोड़पति इज़ेकिया हॉपकिंस ने शुरू की थी। वो स्वयं भी लाल बालों वाले थे और उनका झुकाव हमेशा लाल बाल वालों के प्रति था। मरते समय उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति एक न्यास को सौंप दी और आदेश दिया कि उसकी आय से लाल बालों वाले पुरुषों को आरामदायक नौकरियां दी जाएं। वो हंसकर बोला, पैसे तो बहुत मिलते हैं और काम लगता है जैसे कोई काम ही नहीं। मैंने सोचा, लेकिन फिर तो लाखों लाल बाल वाले लोग आवेदन करेंगे। वो बोला, उतने नहीं जितना तुम सोच रहे हो। एक तो आवेदन सिर्फ लंदन वालों के लिए है, दूसरा उम्र 21 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और तीसरा बालों का रंग बिल्कुल वही होना चाहिए, चमकीला, आग जैसा लाल, हल्का लाल, गहरा लाल, ये सब चलेगा नहीं। फिर मजाक में बोला, अगर आप चाहें मिस्टर विल्सन तो बिना किसी दिक्कत के यह नौकरी मिल सकती है, लेकिन कुछ 100 पाउंड के लिए इतना झंझट मोल लेना चाहिए या नहीं ये आप सोच लीजिए। अब हकीकत यह है कि मेरे बालों का रंग बिल्कुल वही था, गाढ़ा, चमकदार और बिल्कुल असली लाल। इसलिए मुझे भी लगा अगर कोई मुकाबला हुआ तो मैं भी किसी से कम नहीं। स्पॉल्डिंग को इस बारे में इतना ज्ञान था कि मैंने सोचा यह मेरे लिए मददगार साबित हो सकता है और मैंने तुरंत उसे आदेश दिया, आज के लिए दुकान बंद कर दो और मेरे साथ चलो। वह छुट्टी मिलने से इतना प्रसन्न हुआ कि तुरंत तैयार हो गया। हमने दुकान बंद की और विज्ञापन में दिए गए पते की ओर निकल पड़े और फिर मैंने जो नज़ारा देखा वो शायद मैं कभी नहीं भूलूंगा। पूरा लंदन मानो लाल सागर की तरह सड़क पर उमड़ आया था। हर दिशा से लाल बालों वाले लोग उस जगह पहुंच रहे थे। फ्लीट स्ट्रीट लाल सिरों से भरी थी और पोप्स कोर्ट ऐसा दिखता था जैसे कोई नारंगी बेचने वालों का मेला हो। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस देश में लाल बालों वाले लोग हो सकते हैं और वो भी सिर्फ एक विज्ञापन के कारण वहाँ जमा हो जाएंगे। हर रंग का लाल था, भूसा सा, नींबू सा, नारंगी, ईंट जैसा,
मिट्टी जैसा, कुत्ते की नस्ल, आयरिश सेटर वाला लाल। लेकिन जैसा स्पॉल्डिंग ने कहा, वो असली चमकदार आग जैसा लाल वो बहुत कम थे। भीड़ देखकर मैं तो पीछे हट गया, लेकिन स्पॉल्डिंग ने हार मानने से इनकार कर दिया। किस तरह उसने भीड़ चीरते हुए मुझे ऊपर सीढ़ियों तक पहुंचा दिया, ये आज भी मेरी समझ से बाहर है। लोग ऊपर उम्मीद लेकर जा रहे थे और नीचे फटे मन से लौट रहे थे। आखिरकार हम भी दफ्तर के अंदर पहुंच गए। होम्स मुस्कुराए और बोले, अब तक का आपका अनुभव वाकई बड़ा रोचक रहा है। कृपया आगे सुनाइए। दफ्तर में कुछ भी नहीं था, बस दो लकड़ी की कुर्सियां और एक पुरानी सी मेज। उसके पीछे बैठा आदमी मेरी तुलना में भी ज़्यादा लाल बालों वाला था। वह हर उम्मीदवार से कुछ प्रश्न पूछता और फिर हर किसी में कोई न कोई कमी ढूंढ कर उसे बाहर कर देता। अब समझ में आया, ये पद पाना इतना आसान नहीं था। लेकिन जैसे ही हमारी बारी आई, उसका रवैया अचानक बदल गया। उसने दरवाज़ा बंद किया और कहा, वह हमसे अकेले में बात करना चाहता है। स्पॉल्डिंग ने कहा, ये हैं मिस्टर जेबेज विल्सन और ये लीग में शामिल होना चाहते हैं। वो आदमी उछल सा पड़ा और बोला, अद्भुत, शानदार, बिल्कुल उपयुक्त। वह पीछे हटा, सिर तिरछा किया और इतनी देर तक मेरे बालों को घूरता रहा कि मुझे शर्म आने लगी। फिर अचानक उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला, मुबारक हो, आप चुने जा चुके हैं। लेकिन फिर बोला, बस एक छोटी सी पुष्टि बाकी है। और अचानक उसने दोनों हाथों से मेरे बालों को इतनी ज़ोर से खींचा कि मेरी चीख निकल गई। वो बोला, आंखों में पानी आ गया, अच्छा, इसका मतलब बाल असली हैं। हमें सावधानी रखनी होती है। 2 बार हमें नकली बालों वाले, 1 बार रंगे बालों वाले ने धोखा दिया है। उसने खिड़की से बाहर झांका और जोर से चिल्लाया, पद भर दिया गया। और फिर भीड़ में एक भारी आह उठी। लोग निराश होकर लौट गए। अब वहाँ बस 2 लाल सिर बचे थे, उसका और मेरा। वह बोला, मेरा नाम डंकन रॉस है और मैं हमारे दानदाता के फंड से पेंशन पाता हूँ। क्या आप विवाहित हैं मिस्टर विल्सन? परिवार है? मैंने कहा, नहीं। उसका चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। बहुत अफसोस की बात है, इस फंड का उद्देश्य लाल बालों वालों की वंश वृद्धि भी था। मुझे लगा अब तो नौकरी गई, लेकिन फिर कुछ सोचकर वह बोला, खैर, आपके जैसे बालों वाले व्यक्ति के लिए एक नियम तोड़ा जा सकता है। फिर उसने पूछा, तो आप अपनी नई नौकरी कब से शुरू कर सकते हैं? मैंने कहा, ये थोड़ा मुश्किल है क्योंकि मेरी अपनी दुकान है। तभी स्पॉल्डिंग बोला, उसकी चिंता मत कीजिए मिस्टर विल्सन, दुकान मैं संभाल लूँगा। काम के घंटे क्या होंगे? मैंने पूछा। सुबह 10 से 2 बजे तक, उसने जवाब दिया। अब एक राज है, ज़्यादातर गिरवी रखने का काम शाम को होता है, खासकर गुरुवार शुक्रवार को, जब लोगों को तनख्वाह मिलती है। तो मेरे लिए जॉब बिल्कुल सही था। सुबह थोड़ा अतिरिक्त कमाने का मौका, और वैसे भी मेरा सहायक काफ़ी भरोसेमंद था। मुझे यकीन था कि वो दुकान संभाल लेगा। ये मेरे लिए बहुत बढ़िया रहेगा, मैंने कहा। और तनख्वाह? हफ्ते के 4 पाउंड। और काम क्या होगा? काम बस नाम का है। मतलब आपको पूरे समय ऑफिस में रहना होगा और अगर आप बाहर गए तो आपकी नौकरी तुरंत खत्म। वसीयत में ये साफ लिखा है, अगर आप एक पल के लिए भी ऑफिस छोड़ते हैं तो आप नियम तोड़ते हैं। सिर्फ 4 घंटे? तो मैं क्यों जाऊंगा बाहर? मैंने हंसते हुए कहा। याद रखिए, कोई बहाना नहीं चलेगा, न बीमारी न कोई काम, कुछ भी नहीं। उस समय आपको यहीं रहना होगा। और काम? काम है इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका की कॉपी करना। पहला वॉल्यूम उस अलमारी में रखा है। हमें बस आपकी मौजूदगी चाहिए। आप अपने पेन, इंक और पेपर खुद लाएंगे। हम ये टेबल और कुर्सी देंगे। क्या आप कल से शुरू कर सकते हैं? ज़रूर, मैंने तुरंत कहा। वो मुस्कुराया, हाथ मिलाया और बोला, बधाई हो मिस्टर जेबेज विल्सन, आपको एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण पद मिला है। मैं बाहर निकला, मेरा सहायक मेरे साथ था और मैं इतनी खुशी में था कि समझ ही नहीं आ रहा था कि ये असल में क्या हो रहा है। पूरे दिन मैंने इस बारे में सोचा और शाम तक मेरा उत्साह ठंडा पड़ चुका था। मुझे लगा ये सब कोई धोखा है, कोई मजाक। कौन इतनी आसान नौकरी के लिए इतनी तनख्वाह देगा? क्यों कोई इतनी अजीब वसीयत बनाएगा? मेरे सहायक ने मुझे समझाया, उत्साहित रहने को कहा, लेकिन रात आते आते मैं फिर से यकीन करने लगा कि ये सब झूठ है। फिर अगले दिन मैंने सोचा, कम से कम जाकर देख तो लूँ।
तो मैं एक पैसे की स्याही की शीशी, एक पंख वाला पेन और कुछ पेपर लेकर पॉप्स कोर्ट पहुंच गया। और मेरी हैरानी की बात, सब कुछ असली था। टेबल लगी थी, किताब तैयार थी और मिस्टर डंकन राउस मुझे काम शुरू करवाने आए। उन्होंने मुझे ए से कॉपी करना शुरू करवाया और फिर चले गए। लेकिन वो बीच बीच में झांक कर देखते रहते कि मैं काम कर रहा हूँ या नहीं। 2 बजे उन्होंने मुझे रोका, मेरे काम की तारीफ की और ऑफिस बंद कर दिया। ये सिलसिला दिन दर दिन चलता रहा और शनिवार को उन्होंने मेरे हाथ में 4 सोने के सिक्के रख दिए। अगला हफ्ता फिर वही, फिर अगला भी। धीरे धीरे वो ऑफिस में आना भी कम कर दिया, लेकिन मैं कभी नहीं निकला। ये नौकरी बहुत अच्छी थी और मैं इसे खोना नहीं चाहता था। 8 हफ्ते बीत गए और मैंने ए अक्षर से शुरू होकर अबाउट्स, आर्चरी, आर्मर, आर्किटेक्चर सब लिख डाला था। मैं उम्मीद कर रहा था कि अब जल्द ही बी तक पहुंच जाऊंगा और फिर सब अचानक खत्म हो गया। खत्म? हाँ मिस्टर होम्स, आज ही की सुबह जैसे ही मैं पहुंचा, दरवाज़ा बंद था, ताला लगा था और उस पर एक छोटा सा बोर्ड ठोका हुआ था। ये देखिए, मैं ये अपने साथ लाया हूँ। कार्ड पर लिखा था, रेड हेडेड लीग अब समाप्त, 9 अक्टूबर 1890। मैं और होम्स उस बोर्ड को देख रहे थे और फिर उसकी इतनी अजीब कहानी सुनकर हम दोनों हंस पड़े। क्लाइंट का चेहरा लाल हो गया, उसके बालों की तरह। वो बोला, आप हंस क्यों रहे हैं? अगर आपको मदद करनी है तो बताइए, नहीं तो मैं किसी और के पास चला जाऊंगा। होम्स ने उसे तुरंत बैठाया और कहा, नहीं नहीं, ये केस तो कमाल का है। मैं इसे किसी भी कीमत पर छोड़ नहीं सकता, लेकिन मानना पड़ेगा, ये वाकई मज़ेदार है। अब बताइए, आपने आगे क्या किया? वो बोला, पहले तो मैं अवाक खड़ा रहा, कुछ समझ नहीं आया। फिर आसपास के ऑफिसों में पूछा, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता था। आखिर में मैं मकान मालिक से मिला। उसने कहा, रेड हेडेड लीग कभी नहीं सुना। हाँ, लेकिन वहाँ एक लाल बाल वाला आदमी था। उसका नाम विलियम्स मॉरेंस था, जो सॉलिटर था और ये जगह सिर्फ अस्थायी रूप से इस्तेमाल कर रहा था। वो तो कल ही यहाँ से चला गया। मैं उसका नया पता लेने किंग एडवर्ड स्ट्रीट पहुँचा, लेकिन वहाँ तो कृत्रिम घुटनों की फैक्ट्री थी और किसी ने उस नाम के आदमी को कभी सुना भी नहीं था। होम्स झुककर बोला, और फिर आपने क्या किया? मैं वापस सैक्से कबर स्क्वायर पहुंचा और मैंने अपने सहायक की सलाह मानी, लेकिन वो भी कोई मदद नहीं कर पाया। वो सिर्फ इतना कह सका, अगर आप इंतज़ार करेंगे तो शायद आपको डाक से कोई सूचना मिल जाएगी। लेकिन मिस्टर होम्स, मेरे लिए तो जवाब काफ़ी नहीं था। मैं इतनी आसान नौकरी, इतनी अच्छी तनख्वाह ऐसे बिना कोशिश के खोना नहीं चाहता था। और तभी मुझे याद आया, लोग कहते हैं कि आप परेशान लोगों की मदद करते हैं और सलाह देते हैं, इसलिए मैं सीधे आपके पास चला आया। होम्स धीरे से मुस्कुराया और बोला, आपने बिल्कुल सही किया। आपका मामला बेहद असामान्य है और मेरी राय में इसके पीछे कुछ ऐसा छिपा है जो पहली नज़र में जितना लगता है उससे कहीं ज़्यादा गंभीर है। विल्सन बोले, गंभीर? मेरे लिए तो यह पहले ही गंभीर है। मैंने 4 पाउंड हफ्ते के खो दिए हैं। होम्स हल्की हंसी के साथ बोला, जहाँ तक आपका सवाल है, मेरी नज़र में आपको कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि लगभग 30 पाउंड का फ़ायदा हुआ और आप अक्षर ए से शुरू होने वाली चीज़ों के बारे में अब काफ़ी जानकार भी हो गए हैं। तो आपसे कुछ छीना नहीं गया? नहीं सर, विल्सन बोले, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ, ये लोग हैं कौन? उन्होंने मेरे साथ ये अजीब खेल क्यों खेला? अगर ये मजाक था तो इतना महंगा मजाक क्यों? होम्स गंभीर होकर बोला, हम यह जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले कुछ सवाल। आपका ये सहायक जिसने आपको ये विज्ञापन दिखाया था, वो आपके साथ कितने समय से है? तब लगभग 1 महीना हुआ था। वो आया कैसे? एक विज्ञापन के जवाब में। क्या सिर्फ वही आया था? नहीं, दर्जन भर लोग आए थे। फिर उसे क्यों चुना? क्योंकि वो काम में तेज था और सस्ती तनख्वाह में तैयार था, मतलब आधी तनख्वाह। हाँ, उसका नाम विंसेंट स्पॉल्डिंग। वो देखने में कैसा है? विल्सन सोचकर बोला, छोटा, मजबूत, बहुत तेज चाल वाला। चेहरे पर दाढ़ी मूछ नहीं, लेकिन उम्र 30 से कम नहीं लगती और उसके माथे पर सफ़ेद दाग है, कोई एसिड गिरा हुआ लगता है। ये सुनते ही होम्स सीधा बैठ गया, उसकी आंखें चमक उठी। मैंने सोचा था
वो बुदबुदाया। क्या आपने कभी ध्यान दिया उसके कान छिदे हुए हैं? जी हाँ, उसने बताया था जब वो छोटा था तब किसी जिप्सी ने छेद दिए थे। होम्स फिर पीछे झुक गया और गहरी सोच में डूब गया। क्या वो अभी आपके पास काम कर रहा है? हाँ सर, मैं तो अभी उसे वहीं छोड़कर आया हूँ। और आपकी दुकान? सब ठीक चल रहा है, सुबह वैसे भी ज़्यादा काम नहीं होता। बस ठीक है मिस्टर विल्सन, मैं सोमवार तक आपको जवाब दे दूँगा। आज शनिवार है और तब तक मैं इस मामले को समझने की कोशिश करूँगा। विल्सन के जाने के बाद होम्स ने मेरी तरफ देखा। तो वाटसन, क्या समझे? मैंने सीधा जवाब दिया, कुछ नहीं, यह मामला तो बिल्कुल उलझा हुआ है। होम्स अपनी मुस्कान के साथ बोला, कमाल की बात है, जिंदगी में जितनी चीज़ें अजीब लगती हैं असल में वो उतनी रहस्यमय नहीं होती। असल उलझन तो साधारण बिना पहचान वाले मामलों में होती है। लेकिन इस बार हमें जल्दी करनी होगी। तो अब क्या करने वाले हो? मैंने पूछा। होम्स ने पाइप उठाई और बोला, सोचूंगा। ये मामला 3 पाइप की सोच मांगता है और मैं चाहता हूँ कि अगले 50 मिनट तक मुझे से कुछ मत बोलना। वो अपनी कुर्सी में सिकुड़ कर बैठ गया। पाइप से धुआं उठता रहा और मैं सोच रहा था, क्या वो सो गया है? तभी अचानक वो कुर्सी से उछलकर खड़ा हुआ। सारा साते आज सेंट जेम्स हॉल में बजा रहा है, उसने उत्साह में कहा। वाटसन, तुम्हारे मरीज कुछ घंटों के लिए तुम्हें छोड़ सकते हैं क्या? मैंने हंसकर कहा, आज मुझे कोई काम नहीं। तो चलो। रास्ते में शहर में एक जगह जाना है, फिर दोपहर का खाना, फिर संगीत, क्योंकि आज मुझे खुद के भीतर झांकना है और जर्मन संगीत इसके लिए सबसे सही होता है। हम अंडरग्राउंड लेकर एल्डर्स गेट उतरे और कुछ देर बाद हम पहुंच गए सैक्से कबर्ग स्क्वायर। छोटा सा साधारण धूल भरा इलाका, चारों तरफ पुरानी 2 मंजिला ईंटों की इमारतें, बीच में धुंधली सी घास और सूखे झाड़ीदार पेड़। एक कोने में एक साइन बोर्ड, जेबेज विल्सन। होम्स ने जगह को ध्यान से देखा, धीरे धीरे सड़क पर आगे बढ़ा, फिर वापस आया, जैसे कोई सुराग हवा में खोज रहा हो। फिर उसने अपनी छड़ी से जमीन पर जोर से 2-3 बार चोट की और दरवाजे पर दस्तक दी। दस्तक के तुरंत बाद दरवाज़ा खुला। वही साफ सुथरा तेज आंखों वाला नौजवान, विल्सन का सहायक। माफ़ कीजिए, मैं बस रास्ता पूछना चाहता था। यहाँ से स्ट्रैंड कैसे जाएं? लड़का बोला, तीसरा दायां, फिर चौथा बायां। और दरवाज़ा बंद। होम्स मुस्कुराया। तेज लड़का है, लंदन के सबसे चालाक लोगों में। मैं इसे चौथा स्थान दूंगा और हिम्मत में शायद तीसरा, क्योंकि मैं इसे पहले भी जानता हूँ। मैंने कहा, तो इस मामले में उस सहायक का कोई बड़ा किरदार है? होम्स ने धीमे से कहा, उसका नहीं। और उसने वाक्य पूरा नहीं किया, लेकिन उसकी आंखों में चमक साफ बता रही थी कि उसने राज पकड़ लिया था। तो तुमने क्या देखा? मैंने पूछा। होम्स ने धीरे से कहा, उसके पैंट के घुटनों को। और क्या मिला वहाँ? ठीक वैसा ही जैसा मैं उम्मीद कर रहा था। और तुमने सड़क पर छड़ी क्यों बजाई? होम्स की आंखों में हल्की शरारत चमकी। मेरे प्रिय डॉक्टर, अभी बोलने का नहीं, देखने का समय है। हम दुश्मन के इलाके में जासूस बनकर घूम रहे हैं। हमने साक्से कबर्ड स्क्वायर का हाल देख लिया है। अब इसके पीछे छिपे हिस्से की जांच करते हैं। जैसे ही हम उस छोटे शांत चौराहे के मोड़ से मुड़े, दुनिया अचानक बदल गई। जहाँ पहले सन्नाटा था, वहाँ अब ट्रैफिक का शोर था। घोड़ा गाड़ी, ठेले, भीड़, दुकानें, आवाज़ें, मानो शहर की नब्ज वहीं धड़क रही हो। और यह मानना मुश्किल था कि ये सारी बड़ी दुकानें, शानदार बिल्डिंग्स और तेज कदमों से चलते लोग उसे वीरान पुराने चौराहे से लगे हुए हैं जहाँ से हम अभी अभी आए थे। होम्स एक मोड़ पर रुका, अपनी तेज आंखों से दुकानों की लाइन पढ़ते हुए बोला, 1 मिनट, मुझे इन इमारतों का क्रम याद रखना है। मुझे लंदन को ठीक ठीक जानने का शौक है। देखो, मोर टाइमर का तंबाकू वाला, फिर वो छोटा अखबार वाला, उसके बाद सिटी ऑफ ईस्टर्न बैंक की कबर्ड शाखा, फिर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट और अंत में मैकफरलैन की कैरियज वर्कशॉप। बस यहीं तक। उसने गहरी सांस ली और कहा, अब हमारा काम खत्म। अब थोड़ा आराम, एक सैंडविच, एक कप कॉफ़ी और फिर संगीत की दुनिया, जहाँ ना कोई रहस्य है, ना कोई लाल बालों वाला क्लाइंट।
शाम भर होम्स संगीत में खोया रहा। उसकी उंगलियां मध्यम ताल में हवा में तैरती और चेहरे पर एक शांत सुखी मुस्कान थी। वो वही आदमी नहीं लगता था जो अपराधियों के पीछे शिकारी कुत्ते की तरह भागता था, जो तीखी नज़र और तेज दिमाग से रहस्य चीर देता था। उसके अंदर दो दुनिया थी, कभी कलाकार कभी शिकारी। और जब वो दिनों तक शांत बैठा रहे, संगीत किताबें और धुएं में खोया रहे, तब समझ लो तूफान आने वाला है। और उस शाम उससे देखते हुए मैंने महसूस किया किसी के लिए आज की रात बहुत भारी पड़ने वाली है। संगीत कार्यक्रम के बाद वह बोला, तुम घर जाना चाहोगे डॉक्टर? हाँ, बेहतर होगा। मुझे कुछ घंटों का काम है। कबर स्क्वायर का मामला गंभीर है। कितना गंभीर? मैंने पूछा। होम्स की आवाज़ धीमी पर ठोस थी। एक बड़ा अपराध होने वाला है और मुझे यकीन है हम समय रहते उसे रोक सकते हैं, लेकिन आज शनिवार है, मामला थोड़ा पेचीदा है। मुझे आज रात तुम्हारी ज़रूरत होगी। किस वक्त? 10 बजे। काफ़ी है। मैं 10 बजे बेकर स्ट्रीट पहुंच गया। वो चलते चलते मुड़ा और कहा, और अपनी सेना वाली रिवॉल्वर साथ लाना, शायद थोड़ी मुसीबत हो। और भीड़ में खो गया। मैंने कई बार महसूस किया है, होम्स के सामने मैं खुद को मूर्ख समझता हूँ। मैंने वही सुना, वही देखा, पर वो जानता था क्या हुआ है और आगे क्या होने वाला है। और मेरे लिए ये पूरा मामला अब भी पहेली था। रात 9:30 बजे मैं घर से निकला और बेकर स्ट्रीट पहुंचा। दरवाजे पर 2 गाड़ियां खड़ी थी। ऊपर कमरे में आवाज़ें थीं। अंदर पहुंचा तो होम्स 2 लोगों के साथ बातें कर रहा था। एक को मैं पहचानता था, स्कॉटलैंड यार्ड का पीटर जोन्स। दूसरा लंबा दुबला गंभीर सा व्यक्ति था, जैसे जिंदगी भर नियमों में जिया हो। होम्स ने कहा, अच्छा, पार्टी पूरी हो गई। वाटसन, तुम पीटर जोन्स को जानते हो? ये हैं मिस्टर मैरीवेदर, आज रात के हमारे साथी। जोन्स ने मुस्कुराकर कहा, हम फिर जोड़ी में शिकार कर रहे हैं डॉक्टर। ये आदमी तलाश शुरू करने में माहिर है। फिर मुझ जैसे पुराने कुत्ते की जरूरत होती है शिकार खत्म करने के लिए। मैरीवेदर गंभीर स्वर में बोला, उम्मीद है ये पीछा किसी भी वजह के पागलपन में ख़त्म ना हो। जोन्स ने थोड़ी अकड़ के साथ कहा, आप मिस्टर होम्स पर भरोसा कर सकते हैं सर। इनके तरीके थोड़े अजीब और कल्पनापूर्ण हैं, लेकिन कहना पड़ेगा कुछ मामलों में ये सरकार के अधिकारियों से भी ज़्यादा सही साबित हुए हैं। और इसके साथ रात का खेल शुरू हो चुका था। अगर आप कहते हैं कि मिस्टर जोन्स, तो ठीक है, अजनबी आदमी ने सम्मान भरे लहजे में कहा। फिर भी मानना पड़ेगा, मुझे मेरी रबर गेम की कमी खल रही है। पिछले 27 साल में ये पहली सैटरडे नाइट है जब मैंने अपना कार्ड गेम मिस किया है। खैर, शर्लॉक होम्स ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आज रात आप एक अलग तरह का खेल खेलेंगे और इस खेल की बाजी अब तक की आपकी सबसे बड़ी होगी। आपके लिए मिस्टर मेरीवेदर दांव है पूरे 30,000 पाउंड और आपके लिए जोन्स, वो आदमी जिसे आप सालों से पकड़ने का इंतजार कर रहे हैं, जॉन क्ले। जोन्स ने लगभग एक शिकारी की तरह कहा, कातिल, चोर, नकली सिक्के बनाने वाला और जालसाज। उम्र में जवान है, लेकिन अपने अपराधों की दुनिया में पहले नंबर पर। उसकी नसों में शाही खून बहता है। दादा एक ड्यूक थे और वो खुद ईटन और ऑक्सफोर्ड में पढ़ा है। दिमाग उसके हाथों जितना ही तेज है और भले ही उसके निशान हर जगह मिलते हैं, उसे ढूंढ पाना लगभग नामुमकिन है। कभी स्कॉटलैंड में घर तोड़ता है और अगले हफ्ते क्रॉनवाल में अनाथ बच्चों के लिए चंदा जमा करता मिलता है। मैं सालों से उसकी तलाश में हूँ, लेकिन आज तक उसे देखा तक नहीं। होम्स शांति से बोला, उम्मीद है आज रात मैं आपको उससे मिलवा पाऊंगा। मेरी उससे भी 2-4 बार मुलाकातें हुई हैं और मैं भी जानता हूँ वह अपने पेशे में सबसे खतरनाक शख्स है। अब 10 बज चुके हैं, चलने का समय है। आप दोनों पहली गाड़ी लें, होम्स ने निर्देश दिया। वाटसन और मैं दूसरी गाड़ी में आपके पीछे आएंगे। लंबे सफ़र के दौरान शर्लॉक ज़्यादा नहीं बोल रहा था। वह पीछे टिक कर बैठा था और उसी धुन को गुनगुना रहा था जो उसने दोपहर में संगीत कार्यक्रम में सुनी थी। हम गैस लाइटों से जगमगाती गलियों में तेज़ी से गुजरते रहे जब तक कि हम फेरिंगटन स्ट्रीट नहीं पहुंच गए। अब हम बिल्कुल पास हैं, होम्स ने धीमे से कहा। मेरीवेदर एक बैंक डायरेक्टर हैं और इस चोरी का मामला सीधे उसी से जुड़ा है और जोन्स को साथ लाना भी जरूरी था।
वो कभी कभी मूर्खता कर देता है, लेकिन बहादुर है। अगर किसी को पकड़ ले तो बिल्कुल केकड़े की तरह छोड़ता नहीं। उसी समय हमारी गाड़ी रुक गई। हम उसी भीड़ भाड़ वाली सड़क पर थे जहाँ सुबह आए थे। गाड़ियाँ वापस भेज दी गईं और हम मेरी विदर के पीछे पीछे एक तंग गली में उतर गए। एक साइड दरवाजे से अंदर घुसकर हम एक संकरी गलियारे में पहुंचे, जहां एक भारी लोहे के फाटक ने रास्ता रोका था। वह भी खोल दिया गया। उसके बाद पत्थर की घूमती सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए हम एक दूसरे और ज़्यादा मजबूत दरवाजे के सामने पहुंचे। अंधेरा घना था, जमीन से मिट्टी और नमी की गंध उठ रही थी। तीसरे दरवाजे के बाद हम एक विशाल अंडरग्राउंड तिजोरी में पहुंचे, जहां चारों ओर बड़े बड़े बक्से और लकड़ी के क्रेट रखे थे। ऊपर से तो आप सुरक्षित हैं, होम्स ने चारों ओर देखते हुए कहा, और नीचे से भी। मेरी वेदर ने जमीन पर छड़ी मारते हुए उत्तर दिया, लेकिन उसी क्षण उसे एहसास हुआ कि फर्श खोखला लगता है। कृपया थोड़ा धीमे बोलिए, होम्स ने तीखे स्वर में कहा। आपने अभी अभी इस पूरी योजना को जोखिम में डाल दिया है। बेहतर होगा आप इन बक्सों पर बैठ जाएं और चुप रहें। मेरी वेदर ने नाराज चेहरे से जगह ली। होम्स घुटनों के बल बैठ गया और अपने लेंस और लालटेन की रोशनी में फर्श के पत्थरों की दरारों को ध्यान से जांचता रहा। कुछ ही सेकंड बाद वह उठ खड़ा हुआ और आंखों में जीत की चमक थी। कम से कम 1 घंटा हमारे पास है, उसने धीरे से कहा। जैसे ही बेचारा पॉन ब्रोकर सोने जाएगा, ये लोग अपना काम शुरू करेंगे, और काम जितना जल्दी होगा, भागने का समय उतना ज़्यादा। हमें एक बात तो अब साफ पता है, होम्स ने फुसफुसाया। हम इस समय लंदन के एक सबसे बड़े बैंक की तिजोरी में बैठे हैं। मेरी वेदर झुक कर बोला, ये सब उस फ्रेंच गोल्ड की वजह से है। फ्रेंच गोल्ड? वाटसन चौंका। हाँ, उसने कहा, हमने कुछ महीने पहले फ्रांस से 30,000 सोने के सिक्के उधार लिए थे, और अब शहर भर में खबर फैल चुकी है कि वो अभी तक खोले भी नहीं गए। एक क्रेट जहाँ मैं बैठा हूँ, इसी में 2,000 गोल्ड कॉइन्स हैं, और इसलिए अपराधियों की नज़र इस जगह पर है। होम्स शांत आवाज़ में बोला। उनकी चिंता बिल्कुल सही थी। फिर उसने निर्देश दिए, अभी हम पूरी तरह अंधेरे में बैठेंगे, कोई रोशनी, कोई आवाज़ नहीं। जैसे ही मैं संकेत दूं, हम झपट पड़ेंगे। और वाटसन, अगर वो गोली चलाएं तो बेझिझक जवाब देना। फिर उसने लालटेन ढक दी और तिजोरी एकदम काली, गहरी, भारी खामोशी में डूब गई। उनके पास सिर्फ एक रास्ता है। होम्स की धीमी फुसफुसाहट तैरती सुनाई दी, वापस उसी घर के रास्ते से जहाँ से वे आए थे। फ्रंट डोर पर एक इंस्पेक्टर और 2 पुलिस वाले इंतजार कर रहे हैं, जोन्स ने धीमे स्वर में कहा। अच्छा, होम्स फुसफुसाया, तो अब हर रास्ता बंद है। अब बस चुप रहकर इंतजार करना होगा। वो इंतजार कितना भारी लगा। बाद में जब हमने समय मिलाकर देखा तो सिर्फ 1 घंटा और 15 मिनट बीते थे, पर उस अंधेरे में बैठकर ऐसा लगता था जैसे आधी रात बीत चुकी हो और आसमान में सुबह की रोशनी दस्तक देने वाली हो। मेरे हाथ पांव सुन्न हो चुके थे, लेकिन मैं हिलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। मेरी नसें तनाव से तनी हुई थीं और कान इतने तेज कि मैं सिर्फ अपने साथियों की सांसें ही नहीं, बल्कि भारी कद वाले जोन्स की गहरी सांसें और बैंक डायरेक्टर की पतली थकी सांसों में भी फर्क सुन पा रहा था। मैं जिस क्रेट के पीछे बैठा था, वहाँ से फर्श का एक हिस्सा नजर आता था। अचानक मेरी नज़र वहाँ पड़ी एक हल्की सी चमक पर अटक गई। पहले वो बस एक छोटा लाल पीला बिंदु था, फिर वो धीरे धीरे एक पतली पीली रेखा बन गया, और उसके बाद बिना किसी आवाज़ या चेतावनी के फर्श में मानो एक चीरा सा खुल गया, और उस चीरे से एक हाथ बाहर आया। एक सफ़ेद, लगभग औरत जैसा मुलायम हाथ। वो रोशनी के दायरे में घबराहट से इधर उधर टटोल रहा था। कुछ पल ऐसा ही चला और फिर वो हाथ अचानक गायब हो गया। फिर वही चमकदार रेखा बाकी थी जो पत्थरों की दरार में छिपे लालटेन की लौ को दर्शा रही थी, लेकिन वो छुपाव बस कुछ सेकंड का था। अचानक एक भयानक फाड़ने जैसी आवाज़ हुई और फर्श का एक बड़ा सफ़ेद पत्थर धीरे धीरे किनारे को पलट गया। उसके नीचे एक चौकोर सुराख खुला और उसमें से तेज रोशनी फैल गई। उस छेद से एक तेज युवा शातिर चेहरा बाहर झांका। उसकी निगाहें लोमड़ी जैसी तेज थी। उसने दोनों हाथों से किनारा पकड़ा, खुद को ऊपर खींचा, छाती, फिर कमर और फिर घुटना, और अगले ही पल वह पूरी तरह वहां खड़ा था। उसने अपने साथी को ऊपर खींचना शुरू किया। दूसरा लड़का, दुबला पतला,
तेज और लाल बालों वाला था। सब साफ है, पहले वाले ने फुसफुसाया। औजार हैं? बैग हैं? जल्दी करो, कूदो आर्ची, नहीं तो पकड़े जाएंगे। लेकिन अब देर हो चुकी थी। ठीक उसी पल शर्लॉक होम्स उस पर टूट पड़ा और उसकी कॉलर को मजबूती से पकड़ लिया। दूसरा चोर वापस सुराख में कूद गया, पर जोन्स ने उसके कपड़ों को पकड़ लिया और कपड़े फटने की आवाज़ आई। रोशनी बंदूक की नली पर चमकी, लेकिन उससे पहले कि वो गोली चला पाता, होम्स की हंटिंग क्रॉप उसके हाथ पर गिरी और पिस्तौल पत्थर पर गिरकर बज उठी। बेकार है जॉन क्ले, होम्स ने बेहद शांत और सधे स्वर में कहा। अब तुम्हारे पास कोई मौका नहीं, जॉन क्ले ने बिल्कुल बिना घबराए जवाब दिया। लगता तो ऐसा ही है, लेकिन मुझे लगता है मेरा साथी बच गया। 3 लोग दरवाजे पर उसका इंतजार कर रहे हैं, होम्स बोला। जॉन क्ले ने हल्की व्यंग भरी मुस्कान दी। ओह, मुझे मानना पड़ेगा, आपने काम पूरी तैयारी से किया है। और आपको बधाई। और आपको भी बधाई, होम्स ने जवाब दिया। लाल बालों वाला, आपका यह आइडिया वाकई अनोखा था। जोन्स आगे बढ़ा। अब चलिए साहब, हथकड़ी पहन लें। कैदी ने घृणा से कहा। मेरे ऊपर हाथ मत लगाइए, आप शायद नहीं जानते मेरी रगों में शाही खून है। जब आप मुझसे बात करें तो सर और कृपया कहकर करें। जोन्स हंस पड़ा। ठीक है, तो कृपया सर, ऊपर चलिए, हम आपकी हाईनेस को पुलिस स्टेशन ले चलें। जॉन क्लेन ने तीनों को झुककर सलाम किया और बिना किसी बदहवासी के शांत कदमों से आगे बढ़ गया। मेरी वेदन ने भावुक होकर कहा, मिस्टर होम्स, बैंक आपका कर्ज कभी नहीं चुका पाएगा। आज आपने इतिहास की सबसे खतरनाक बैंक चोरी को विफल कर दिया। होम्स ने बस हल्की मुस्कान दी। मेरी और जॉन क्ले की पुरानी हिसाब किताब थे, खर्चे आप दे देंगे, बाकी तो मुझे इस अनोखे अनुभव की कीमत ही काफ़ी है। उस रात बेकर स्ट्रीट पर बैठे विस्की और सोडा की चुस्की लेते हुए होम्स ने मुझे समझाना शुरू किया। देखो वाटसन, शुरू से ही साफ था, ये रेड हेडेड लीग का पूरा हंगामा और किताबें कॉपी करवाने वाली कहानी सिर्फ एक बहाना था, एक तरीका उस बेवकूफ़ पॉन ब्रोकर को हर दिन कई घंटों के लिए दुकान से दूर रखने का। उसकी आवाज़ धीमी लेकिन चमकदार थी, जैसे कोई जादूगर अपनी ट्रिक समझा रहा हो। 4 पाउंड हफ्ते के, उसके लिए ये मामूली रकम थी, लेकिन वो आदमी फंस गया और बस काम चलता रहा। मैंने पूछा, लेकिन आपको कैसे पता चला कि उनका असली मकसद क्या था? होम्स मुस्कुराया। आसान था, अगर घर में औरतें होती तो मैं इसे कोई आम छुपा रिश्ता मान लेता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। दुकान में भी ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिसके लिए इतना बड़ा प्लान बनाया जाए। तो जवाब दुकान के बाहर था। फिर मुझे उस असिस्टेंट की फोटोग्राफी की आदत याद आई और उसका हर वक्त तहखाने में जाना। वह रुका, धीरे से बोला, तहखाना? वही था रास्ता, वहीं से सुरंग बन रही थी। फिर उसने अपनी स्टिक से फर्श पर बजाने वाली बात समझाई। घुटनों पर पड़े मिट्टी के दाग, सुरंग का अंदाजा, बैंक की दीवार का मिल जाना, सब एक एक करके पहेली की तरह जुड़ता गया। और आपको कैसे पता था वो आज रात आएंगे? क्योंकि रेड हेडेड लीग उस दिन बंद कर दी गई। उसका मतलब था सुरंग तैयार है। शनिवार रात सबसे सही, क्योंकि उनके पास 2 दिन का समय था भागने का। मैंने गहरी सांस ली और सिर्फ कहा, कमाल, बिल्कुल कमाल। होम्स ने जम्हाई ली। ये सब बस दिमाग को उबने से बचाने का तरीका है वाटसन। जिंदगी बहुत साधारण है, मुझे उससे भागने के लिए चुनौतियाँ चाहिए, मैंने धीरे से कहा, और दुनिया को तुम जैसे इंसान की ज़रूरत है। वह सिर्फ कंधे उचकाकर बोला, शायद। जैसा फ्लॉबेयर ने कहा था, इंसान कुछ नहीं, काम ही सब कुछ है। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दें, और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं एक नई सस्पेंस और थ्रिलर कहानी के साथ, तब तक बाय बाय।